स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायंकर। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम लोग कंटिन्यूसली रशिया और यूक्रेन के युद्ध को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आप जानते हैं कि फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध शुरू हुआ और तब से अभी भी युद्ध चल रहा है। और जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सभी के दिमाग में एक सवाल है, विल इट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट। देखिए, पिछले कई महीनों में हम लोगों ने देखा है कि सी सॉ बैटल हुआ है। शुरुआती दौर में रशिया का अपर हैंड था, फिर यूक्रेन ने रिटेलिएट किया नेटो के समर्थन से। लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों में हम लोगों ने देखा है कि रशिया का अप्रोच बदल चुका है। यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है, यूक्रेन इज फाइटिंग बैक। रशिया जो भी टेरिटरी उन्होंने कैप्चर की हुई है, जो भी उन्होंने एरिया बटोरा हुआ है, उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया इज ऑन बैक फुट, इसीलिए उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन भी कॉल किया है, जहां पे 80,000 से भी ज्यादा रशिया के नागरिक अभी मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टेरिटरी ऑक्युपाई की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब भी रशिया बैकफुट पे होता है तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि पुतिन हैज इशूड द न्यूक्लियर थ्रेट, राइट। विल देयर बी अ न्यूक्लियर वॉर, ये एक सवाल सभी के दिमाग में रहता ही है। तो आज हम लोग इसी वॉर के चलते, इसी न्यूक्लियर थ्रेट के चलते हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं किस तरह का ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर डेवलप हुआ है, या फिर किस तरह का ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर अभी फिलहाल प्रेजेंट है, और कैसे इस ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस है, राइट। दिस इज द थीम ऑफ आवर डिस्कशन। इनफैक्ट कई सारे जो नियो रियलिस्ट स्कॉलर्स है, जैसे केनेथ वॉल्ट्स हो गए। केनेथ वॉल्ट्स कहते हैं कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं 1940 से, जब से न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, दे हैव बीन न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ पीस। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए है, यूएसएसआर था, राइट। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों को भी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का डॉक्ट्रिन पता था। इसकी वजह से कभी दोनों के बीच न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। इनफैक्ट केनेथ वॉल्ट्स कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्चुअली वेपन्स ऑफ पीस, जो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप करते हैं। लेकिन हम लोग आज उस आइडिया को काउंटर करते हुए एक चर्चा करने वाले, जहां पे हम लोग बात करने वाले कि ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर कुछ इस तरह से एस्टैब्लिश्ड है जहां पे बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस है। स्पेशली अगर हम लोग अभी फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट यूक्रेन इटसेल्फ इन वेरी शॉर्ट। यूक्रेन के बारे में बात करेंगे तो क्या ये यूक्रेन के प्रति इनजस्टिस नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, राइट, बिकॉज इट वाज अर्सवाइल पार्ट ऑफ यूएसएसआर। 1994 में उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैंड ओवर कर दिए थे। तो इट इज इनजस्टिस राइट नाउ गोइंग ऑन कि उन्हीं के ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट चल रहा है, जहां पे अभी ऑल्दो कन्वेंशनल वॉरफेयर चल रही है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के चलते पूरा विश्व कहीं ना कहीं अभी मैं कहूंगा पैरालाइज हो चुका है। क्योंकि वन, रशिया इज अ न्यूक्लियर पावर एंड द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ है यूक्रेन एंड द अदर वेस्टर्न ब्लॉक। सो लेट अस टॉक अबाउट द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इन द वर्ल्ड, और कैसे इनजस्टिस है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, और इस इनजस्टिस को हम लोग अलग अलग डायमेंशंस में एनालाइज करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, न्यूक्लियर ऑर्डर कैसे डेवलप हुआ या फिर किस तरह से इवॉल्व हुआ। अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर कौन बना? अंकल सैम, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1945 में उससे पहले ही उन्होंने अपना एटॉमिक बॉम्ब का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। 1945 में उन्होंने पूरे विश्व को सरप्राइज किया। युद्ध समाप्त हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने आ रहा था, तो उन्होंने 2 बम गिराए हिरोशिमा में और नागासाकी में, और न्यूक्लियर वेपन्स का आगाज हुआ पूरे विश्व में, राइट। तो यूएसए ने शुरुआत की, उसके बाद बड़ी ही जल्दी देयर वाज अ कंपटीशन गोइंग ऑन, राइट, देयर वाज अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो यूएसएसआर 4 ही सालों में उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी। इन 1949 दे ऑल्सो बिकेम न्यूक्लियर पावर, और उसके बाद एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हुई पूरे विश्व में। यूएसए के बाद यूएसएसआर के बाद जल्दी ही 1952 में यूके भी न्यूक्लियर पावर बना। फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी, 1960 में वो न्यूक्लियर पावर बन गए। 1964 में चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन गया। और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो दीज आर द P5 कंट्रीज, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेन कंट्रीज है, वो पांचों न्यूक्लियर पावर्स बन गए। उसके बाद इस पर्टिकुलर डिवाइडिंग लाइन के बाद मैं कह सकता हूं कि दूसरे भी पावर्स धीरे धीरे बने, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया रिसेंट टाइम्स में टेस्टिंग कर रहा है जरूर, राइट। तो इस तरह से इवॉल्व हुआ। अगर हम लोग इस टाइमलाइन को देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1945 में यूएसए हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग करके उन्होंने खुद को न्यूक्लियर पावर बता दिया। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उन्होंने एक पावर डायनामिक्स डेवलप कर दी कि वो एक न्यूक्लियर पावर है करके।
राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक डिवाइडिंग लाइन बना दी मैंने, राइट। 1964 में चाइना न्यूक्लियर पावर बना और 1968 में ये सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर, जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे, इन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ला दी, जहां पे इन्होंने कहा अगर आपके पास 1968 से पहले आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप रख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बना भी नहीं सकते। अब ये जो डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ की है यहां पे, इन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन बना नहीं सकते। इसके बाद लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, सिमुलेशन, ऑल्दो पीटीबीटी आया था कि एनवायरनमेंट में अंडर वाटर वगैरह टेस्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो 1991 में जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1996 में जब से सीटीबीटी आया है, तब से टेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग भी बंद हो चुकी है। बट टिल हियर देयर इज अनदर डिवाइडिंग लाइन कि जो जिन लोगों ने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं, आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो, आप टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप सिमुलेशन भी कर सकते हो, यानी कि और भी ज्यादा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आप कर सकते हो। और समय है आज का, आज की परिस्थिति क्या है, राइट। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को समझे तो किस तरह की इनजस्टिस हो चुकी है, या फिर किस इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से, मैं कहूंगा इस ग्लोबल न्यूक्लियर वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से किस तरह का इनजस्टिस चल रहा है। लेट्स लुक एट द इनजस्टिस। सबसे पहला इनजस्टिस है विक्टिम्स के ऊपर, राइट। विक्टिम्स कौन है? अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की विक्टिम, सबसे पहले और आई वुड से सबसे डिवास्टेटिंग विक्टिम्स आर फ्रॉम जापान इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनीथिंग यूएस ने बम्बार्डिंग कर दी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, राइट। अब ऑफ कोर्स जापान वाज एक्सिस पावर, जापान ने भी बहुत सारे एट्रोसिटीज किए थे, बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, लेकिन उन एट्रोसिटीज का, जापानीज एक्सप्लॉयटेशन का हिरोशिमा और नागासाकी के जो सिटीजन्स थे उनका क्या कसूर था? ये सवाल जरूर उठता है कि न्यूक्लियर इनजस्टिस टुवर्ड्स विक्टिम्स स्टिल, अभी तक रिपेरेशन, अभी तक कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं, अभी भी अगली जनरेशन, मैं कहूंगा थर्ड जनरेशन, इज स्टिल सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बिंग। इनफैक्ट लेट मी शो यू सम पिक्चर्स, राइट। दीज आर द एग्जिबिट्स फ्रॉम हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब विक्टिम्स के। आप देख सकते हो इस एग्जिबिट में उनके कुछ चीजें रखी हुई। ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक को देखकर यार थोड़ी सी फीलिंग तो आई गई, मुझे लगा कि ये क्लॉक उस समय बंद हुई थी। ये कहा जाता है कि हिरोशिमा में जब बॉम्ब गिराया था, दिस वाज द टाइम, राइट। इनफैक्ट इसको आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो पता चलेगा, सुबह के 8:15 बजे थे, 8:15 AM पे यहाँ पे बॉम्ब गिरा और बच्चे, औरतें, सिटीजन, सैकड़ों लोग मारे गए। इन विक्टिम्स को कहाँ जस्टिस मिला? न्यूक्लियर इनजस्टिस बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अटैक। अभी तक मैं कहूँगा केवल एक ही कंट्री ने अटैक किया, एक ही अटैक हुआ, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर दी कि यहां तक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो लोग तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेट भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर टेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब ये टेस्टिंग कहां कर रहे हैं? देखिए, पीटीबीटी में कुछ जगह पे टेस्टिंग रोक दी गई, उसके बाद सीटीबीटी में टेस्टिंग आप नहीं कर सकते, सिमुलेशन इज स्टिल अलाउड, कंप्यूटर सिमुलेशन वगैरह कर सकते, राइट। अभी भी करते हैं डेवलप कंट्रीज। लेकिन दूसरा जो इनजस्टिस वाला डोमेन आता है, अगेन विक्टिम्स, I would say not the victims of the nuclear weapon attack directly, लेकिन nuclear weapons testing के victims। This is an example here कि फ्रेंच न्यूक्लियर पावर बने 1960 में। भैया इन्होंने टेस्टिंग कहाँ की? इन्होंने टेस्टिंग की पॉलिनेशिया के आइलैंड्स में। आप जानते हो कि फ्रांस इज समवेयर हियर इन यूरोप और पॉलिनेशिया आपको मिलेगा पैसिफिक में। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स में पॉलिनेशिया के ऊपर उनका कब्जा था। देवर आई वुड से सेकंड बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स। तो उनके टेरिटरी में यहाँ पे जाकर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। उस न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज हुई, उस रेडिएशन से बहुत सारे विक्टिम्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ पॉलिनेशिया में। कहाँ रिपेरेशन मिला? कहाँ कॉम्पेंसेशन मिला? कहाँ जस्टिस मिला? कुछ भी नहीं मिला, नथिंग एट ऑल। ये तो छोड़ दीजिए, इनफैक्ट इन्होंने टेस्टिंग की यहां पे, लेकिन इन बड़े बड़े सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर्स जिन्होंने यहां पे पावर्स बनाए, P5 कंट्रीज, और जिन्होंने प्रोलिफरेट किया, इन लोगों की मैं कहूंगा इनजस्टिस एक और कैटेगरी के प्रति भी है, या फिर मैं कहूंगा अनदर क्लास ऑफ सिटीजन की तरफ भी है। ये कौन है? स्पेशली मैं कहूंगा LDCs। इन्होंने टेस्टिंग की, इन्होंने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग की, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट की, अपने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी वो हार्नेस कर रहे हैं, और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कहाँ पे डंप कर रहे हैं? वो डंप कर रहे हैं आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। और उन विक्टिम्स का क्या उन विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस मिला है? नो जस्टिस। सो फर्स्ट डायमेंशन ऑफ इनजस्टिस इज टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, विक्टिम्स ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट, विक्टिम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। 3 डायमेंशन हम लोग बात करने वाले। पहला डायमेंशन, आई होप आपको समझ में आ गया कि इनजस्टिस
कैसा हो रहा है टुवर्ड्स विक्टिम्स, अलग अलग विक्टिम्स है। दूसरा डोमेन है न्यूक्लियर हैव्स वर्सेस हैव नॉट। अब ये तो क्लियर कट इनजस्टिस है कि भैया आपने पहले न्यूक्लियर वेपन बना दिए, आप बोलोगे मैं रखूंगा, आप दूसरे नहीं बना सकते। दिस इज प्योर इनजस्टिस, इजंट इट? और इसको इंडिया नहीं मानता, आप जानते हैं। न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स इज अगेन एन इनजस्टिस। यू डेवलप, आई डोंट डेवलप, दैट इज अ सेकेंड डोमेन ऑफ इनजस्टिस। और इंडिया ने इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई है। इंडिया इसी प्रिंसिपल स्टैंड पे एनपीटी को नहीं साइन किया है। वी हैव नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वी हैव नॉट साइन द सीटीबीटी ऑल्सो, कि इंडिया ने कहा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कि भैया आप लोगों ने कहा कि एनवायरनमेंट में टेस्ट मत कीजिए, आउटर स्पेस में मत कीजिए, अंडर वाटर नहीं कीजिए, लेकिन आपने कुछ इस तरह की डेवलपमेंट कर ली है कि आप सिमुलेटेड टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अभी भी वेपन्स बना सकते हो, राइट? तो दिस इज अगेन इनजस्टिस कि यू हैव इट, वी डोंट हैव इट। दैट्स द सेकेंड लाइन ऑफ इनजस्टिस, इजंट इट? अब थर्ड लाइन ऑफ इनजस्टिस किस तरह का हो रहा है, जहां पे जो लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ पीस, आर दे एक्चुअली वेपन्स ऑफ पीस? Not really. They are actually weapons of injustice, I would say. मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया यूक्रेन का, ये वेपन्स ऑफ इनजस्टिस कैसे है। चलिए देखते हैं क्या वो रियली वेपन्स ऑफ पीस है। देखिए, ये है न्यूक्लियर वेपन्स की परिस्थिति 2021 में। 5 कंट्रीज ने, ये जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने वेपन्स बना लिए। इन्होंने कहा मैं वेपन्स रख सकता हूं। एनपीटी के अंडर मैंने कहा कि आई एम अ न्यूक्लियर हैव एंड द अदर कंट्रीज दे शुड नॉट हैव इट, राइट? लेकिन एनपीटी हम लोग कह सकते हैं टू लार्ज एक्सटेंट हैज बीन फेलियर। दूसरे कंट्रीज ने, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। इजराइल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। लीबिया का भी कुछ न्यूज़ हम बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग एक्सेट्रा के बारे में। लेकिन दूसरे कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। अब कितने प्रोलिफरेट हुए, मैंने आपको टाइमलाइन बताई यहाँ पे कि इन्होंने शुरू किया 1945 से शुरू किया, भैया सीटीबीटी तक ये लोग ओपनली टेस्टिंग कर रहे हैं, ओपनली प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। आज भी मैं कहूंगा प्रोलिफरेट हो ही रहा है। अगर हम लोग वॉरहेड्स की बात करें, रशिया के पास 6000 से भी ज्यादा वॉरहेड है, यूएस के पास 5000 से भी ज्यादा वॉरहेड है। 2 पावर्स है जिनकी वजह से सबसे ज्यादा थ्रेट लूम होता है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर इनजस्टिस। अगेन इनजस्टिस हियर ऑल्सो यू कैन सी दीज आर द बिगर पावर्स, राइट? अब अगर हम लोग बात करें न्यू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, जिन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ पीस, नो दे आर वेपन्स ऑफ इनजस्टिस। कैसे? भैया इन लोगों के पास वेपन है और इस वेपन की वजह से डिस्ट्रक्शन दूसरी जगह पे हो रही है। दूसरी जगह कहां? मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूं। अब जो यूक्रेन में चल रहा है, इट इज एक्चुअली न्यूक्लियर इनजस्टिस ओनली। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन के पास भी 1990s में वेपन्स थे, क्योंकि दे वर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, वहां पे भी न्यूक्लियर वेपन्स लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने वेपन्स दे दिए 1994 में। आज वो भुगतान कर रहे हैं उसका। अगर आप ये देखो कि बड़े पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी वजह से लड़ाइयां नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। उन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है। इनफैक्ट इन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से दूसरी जगह इतनी ज्यादा बर्बादी हो चुकी है। अभी यूक्रेन में वही हो रहा है। अब यूक्रेन में व्हाई इज द एंटायर वर्ल्ड हैंडीकैप्ड? इट इज हैंडीकैप्ड बिकॉज रशिया हैज न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड दे आर थ्रेटनिंग दैट न्यूक्लियर बटन अगेन एंड अगेन। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से कन्वेंशनल वॉरफेयर चल रहा है, मारदार चल रही है, बिल्डिंग्स गिर रही है, लोग मर रहे हैं, कंटिन्यूस वॉरफेयर अभी भी चल रही है, राइट? अब केवल यूक्रेन नहीं है। अगर आप 1945 से देखें, यही हुआ है कि यूएसए और यूएसएसआर के कोल्ड वॉर के बीच इतने सारे प्रॉक्सी वॉर्स हो चुके हैं। मैं आपको वियतनाम का एग्जांपल देता हूं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। अफगानिस्तान, निकारागुआ, कोरिया, अंगोला, मिडिल ईस्टर्न रीजन में। इनफैक्ट मैं आपको इंडिया का भी एग्जांपल बताता हूं। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1971 ओनली, अगेन बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर राइट्स। तो प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो इसी की वजह से, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ पीस, दे आर एक्चुअली वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड आई वुड से वेपन्स ऑफ इनजस्टिस। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों की आइडियोलॉजिकल लड़ाई की वजह से, यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजिकल लड़ाई की वजह से दूसरे लोग बर्बाद हो रहे हैं। इजंट इट्स इनजस्टिस? क्या आपके पास कोई विकल्प है? देयर इज नो चॉइस एट ऑल। अभी भी वही हो रहा है। द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। रशिया वर्सेस द वेस्टर्न ब्लॉक, अगेन सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे यूक्रेन फंसा पड़ा हुआ है, यूक्रेन में बर्बादी चल रही है। दैट इज द इनजस्टिस दैट इज गोइंग ऑन। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने एक अच्छा केस आर्ग्यू कर दिया कि ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर पे इनजस्टिस है, अलग अलग डायमेंशन आपने बता दिए इनजस्टिस के, तो क्या क्या करें? मैं कहूंगा देयर इज ओनली वन सोल्यूशन एंड इट इज अ सिंपल सोल्यूशन, कॉमन सेंसिकल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। क्या होना है? नो न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई अलग अलग थीरीज, अलग अलग चीजें देकर आपको एक्सप्लेन, जैसे न्यू रियलिस्ट आइडिया वो कहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से पीस रहा है, लड़ाइयाँ नहीं हुई। यस, बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन वो भी कुछ हद तक हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन देखें, वो कहते हैं कि अगर छोटे स्तर पे भी न्यूक्लियर वॉरफेयर हुआ, देन ऑल्सो मिलियंस विल लूज लाइफ्स।
राइट। इसीलिए न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर न्यूक्लियर वेपन्स दे हैव अ गुड सॉर्ट ऑफ डिटरेंस वो बताते हैं, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली। अगर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए यहाँ पे ग्रे एरिया को लाने की जरूरत ही नहीं, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल। न्यूक्लियर वेपन्स दे आर इनकम्पैटिबल विथ अ जस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अगर आपको एक इक्वल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप करना है न्यूक्लियर वेपन्स, दे डू नॉट फिट एनीवेयर। और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा? कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अगर हमें इंटरनेशनल पीस की जरूरत है, अगर हमने इंटरनेशनल जस्टिस की जरूरत है, देन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज द ओनली सोल्यूशन। एंड कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी कि सभी के सभी न्यूक्लियर वेपन्स खत्म होने चाहिए। दैट वुड बी द अल्टीमेट सोल्यूशन, राइट। इनफैक्ट यही, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देयर आर सर्टन थिंग्स जहां पे आपको समझना है। नॉर्मली मैं हमेशा आपको एक सुझाव देता हूं कि गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मिडिल पाथ, ना इधर ना उधर। लेकिन देर आर सम एरियाज जहां पे इट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवालों में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इट इज बेटर इफ यू टेक अ स्टैंड इन योर आंसर राइटिंग, राइट। वो काफी मदद करता है आपको। जैसे अब इस केस में ये कॉमन सेंस की बात है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे चाहिए रिफॉर्म्स, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, आई वांट रिफॉर्म्स, right? And everybody knows that's black and white, that's you have to suggest it. That's why the best solution is end of nuclear weapons, again an ideal solution। और इसकी तरफ पूरे विश्व को काम करने की जरूरत है, right now a beginning step would be a discussion, debate on this particular injustice in the academic circles। धीरे धीरे चल के जो पॉलिसी मेकर्स है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस होगी, जो नई ट्रीटीज आ रही है TNPW एटसेट्रा, वहाँ पे जब चर्चा होगी, कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ एक स्टेप मूव होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड, आप अभी आर्ग्यू करोगे सर ये तो आइडियल सिनारियो है, लेकिन क्या देश रियली ये करेंगे? अभी फिलहाल ना करें, बट वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर, क्योंकि यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है फॉर क्रिएटिंग अ जस्ट सोसाइटी, फॉर क्रिएटिंग अ पीसफुल सोसाइटी। कंप्लीट डिसआर्मामेंट, दैट्स द बेसिक आइडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन। अगर इस पर कोई ट्रैक्शन आएगी, डिसआर्मामेंट के प्रति भी कोई ट्रैक्शन आएगी, तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट आई होप दैट यू हैव गॉटन अ गुड आइडिया अबाउट किस तरह का ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है और किस तरह वो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इनजस्टिस को स्प्रेड कर रहा है अभी भी, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Hello, myself Dipesh Kumar Srivastav. I am targeting for UPSC 2023, for which I have subscribed Study IQ. Study IQ provides us a lot of things which is enough for our preparations. It provides handmade notes, PPTs note, handwritten notes that are too much for preparation. And the most important part of this Study IQ platform is that quality faculties. And the most important thing which I loved in Study IQ is that it provides a total checkup, a proper checkup mechanism on aspirants at each level, by mentorship, by daily question answer writing, by doubt session in class. All things are very good, and really the course is very affordable, so that I get my opportunity to pursue this course. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।